मॉडर्न बहू और देसी ससुराल वालों के देसी तौर तरीके। गांव का रास्ता, सुबह 6 बजे का वक्त। चारों तरफ धुंध है। राहुल खेत में आग जलाकर हाथ सेंक रहा है। तभी दूर से एक लड़की स्टाइलिश ओवरकोट पहने, गले में मफलर डाले, हाथ में बड़ा सा कैमरा लिए आती है। इतनी ठंड में ये शहर की गुड़िया कहाँ भटक रही है, कहीं रास्ता ना भटक जाए। हेलो जी, सुनिए, क्या आप बता सकते हैं निर्मल गांव का पुराना स्कूल बिल्डिंग कहाँ है? मेरा जीपीएस सिग्नल्स नहीं पकड़ रहा और मुझे वहाँ सर्वे के लिए जाना है। अरे मैम साहब, आप गलत रास्ते आ गई हैं। ये रास्ता तो नदी के किनारे जाता है। आइए मैं छोड़ देता हूँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ओह थैंक यू। मैं किरण हूँ, मुंबई से आई हूँ। यहाँ एक नया मॉडल स्कूल डिजाइन करना है। मैं राहुल हूँ। हम गांव वाले हैं। जीपीएस तो नहीं जानते, पर रास्ता रत्ती रत्ती याद है। आप चिंता मत कीजिए, आपको जहां जाना है वहां तक छोड़ कर आऊंगा। दोनों रास्ते में लंबी बात करते हैं। किरण उसे शहर की बातें बताती है, राहुल उसे गांव के खेत दिखाता है। अगले 15 दिनों तक इनकी मुलाकात होती है और उन दोनों में प्यार परवान चढ़ता है। रात के वक्त वसंतराम अपनी लाठी साफ कर रहा है, शांति गाय को चारा डाल रही है। वो सब घर के आंगन में बैठे हैं। माँ, मुझे एक बात कहनी है। वो जो शहर से किरण आई है ना, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ माँ। वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है और शायद मुझे उससे प्यार हो गया है। और हाँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। अगर आप लोग मान जाओ तो हमारी शादी हो जाएगी। क्या वो मेम साहिबा जो हाथ में दस्ताने पहनकर मिट्टी छूती है? बेटा, वो हमारे गांव के रिवाज कैसे निभाएगी? अरे बेटा, प्यार तो अपनी औकात वाले लोगों में करना चाहिए था। हाँ, वो मॉडर्न लड़की और कहाँ हम लोग। तो उसे भूल जा, वो हमारे जैसे पुरानी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रह सकती। हाँ भैया, मैंने देखा है। वो तो पानी भी बॉटल का पीती है और हम तो गाय का अमृत पीते हैं। वो तो देखकर ही नाक चढ़ाती है। वो मेरी भाभी कैसे बनेगी? देखो शांति, अगर राहुल खुश है तो लड़की को आने दो। हमारी मिट्टी में ऐसी ताकत है कि बड़े बड़े शहर वाले यहाँ आकर देसी बन जाते हैं। सब लोग राहुल की बात मान जाते हैं। कुछ दिन बाद राहुल और किरण की आपस में शादी हो जाती है और वो राहुल के छोटे से घर में आ जाती है। पर उसकी सोच अब भी मॉडर्न थी। ठंड की कड़कड़ाती सुबह, किरण रजाई में सो रही है। शांति एक बड़ा स्टील का ग्लास लेकर कमरे में दाखिल होती है। उठो बहू रानी, सूरज निकल गया है। ये लो, अमृत पियो और दिन की शुरुआत करो। इससे पीने के बाद पूरे दिन ठंड नहीं लगेगी। गुड मॉर्निंग माँ जी। ओह, कितनी ठंड है। क्या इसमें अदरक वाली चाय है? लाओ लाओ, मैं पी लेती हूँ। अरे चाय वाय बाद में, ये हमारी गौ माता का ताज़ा गौमूत्र है। पहले ये पीकर शरीर शुद्ध करो। ये पीने के बाद ही तुम कोई काम शुरू करना, वरना अपशगुन हो जाता है। एक्सक्यूज मी माँ जी, ये पेशाब है। मैं ये नहीं पी सकती। प्लीज, ये बिल्कुल हाइजीनिक नहीं है। इसमें टॉक्सिन्स होते हैं। आप इसे मुझसे दूर ले जाओ, मैं ये नहीं पीऊंगी। देखो भाभी, अभी से नखरे शुरू। हम सब ने बचपन से यही पिया है, तभी हमारा रंग निखरा हुआ है और सेहत लोहे जैसी। अब से आप भी ऐसे पीना, आप भी बहुत स्वस्थमंद हो जाओगी और कभी बीमार नहीं पड़ोगी। पार्वती, सेहत के लिए विटामिन्स चाहिए, ये नहीं। राहुल, तुम चुप क्यों हो? किरण, थोड़ा सा पी लो ना, माँ का मन रह जाएगा। पहली सुबह है, कलेश मत करो। थोड़ा सा पीने से कुछ नहीं होगा यार। एक बार ट्राई तो करो, क्या पता तुम्हें पसंद आ जाए। राहुल, प्यार अपनी जगह, पर मैं बीमार नहीं होना चाहती। मैं ये नहीं पीऊंगी। अगर मैंने ये पी लिया तो मैं बीमार हो जाऊंगी। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मुझे ये सब पीने की आदत नहीं है। मैं आप सबको साफ साफ बता रही हूँ, मैं ये नहीं पीऊंगी। किरण की ऐसी बात सुनकर सब घर वाले खामोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद दोपहर का वक्त, किरण किचन में अपना खाना खुद बना रही है, क्योंकि उसे लगता है हर चीज में गौमूत्र मिला है। क्यों भाभी, हम गरीबों का खाना पसंद नहीं आ रहा, या डर लग रहा है कि हमारी तरह देसी बन जाओगी? ऐसे अपने लिए अलग खाना बनाने का क्या मतलब है? हम जो खाना बनाते हैं, क्या वो खाने लायक नहीं होता, या उसे खाकर आपको उल्टी आती है? बात देसी होने की नहीं है पार्वती, बात साइंस की है। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि बिना फिल्टर किए ये चीजें पीने से कितने इन्फेक्शन हो सकते हैं। और तुम लोग सुबह शाम बस ये ऐसे ही पिए जा रहे हो। वो तो तुम सबकी किस्मत अच्छी है कि अभी तक कोई बीमार नहीं हुआ। साइंस, हमारे दादाजी 100 साल जिए थे यही पीकर। आप शहर वालियों को बस बहाने चाहिए काम चोरी के। अब आपकी मर्जी है, पीना है पियो, लेकिन यहाँ साइंस का ड्रामा मत करो। तभी उन दोनों की बात सुनकर शांति जल्दी जल्दी वहाँ पर आती है और किरण से कहती है, बस करो पार्वती,
किरण, अगर तुम ये नहीं पियोगी तो इस घर की रौनक चली जाएगी। हमारे यहाँ इसे मना करना पाप है। इसे मना करना पाप के समान है। इतना बड़ा अपशगुन, घर की नई बहू गौमूत्र पीने से मना कर रही है। हाय, अब न जाने इस घर का क्या होगा। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और मन ही मन वो अपनी बहू पर बहुत गुस्सा हो रही थी, क्योंकि वो पुरानी सोच की थी, जबकि उसकी बहू मॉडर्न जमाने की सोच वाली थी। कुछ दिन तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। किरण गौमूत्र को नहीं पीती। फिर एक दिन रात के वक्त बाहर बर्फ जैसी हवा चल रही थी। छोटा बेटा गंगा बारिश में भीग कर आता है। वो बहुत तेज कांप रहा था और उसके पेट में भी बहुत दर्द हो रहा था। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, सांस नहीं ली जा रही। माँ, मुझे क्या हो गया है? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है और मुझे उल्टी भी आ रही है। वसंत जी, देखिए ना गंगा को क्या हुआ। जल्दी से गौमूत्र गर्म करो और इसमें थोड़ी हल्दी डालो, अभी ठीक हो जाएगा। इसको ठीक करने का बस यही इलाज है। अरे देखो ना, मेरे बेटे को क्या हो गया। रुकिए, गंगा का शरीर नीला पड़ रहा है। इसे निमोनिया के लक्षण लग रहे हैं। इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा, नहीं तो इसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आप सब मेरी बात मानो, गौमूत्र को छोड़ो और इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाओ। तुम चुप रहो बहू, तुम्हें हमारी दवाइयों पर भरोसा नहीं है, हमें है। पार्वती, पिला इसे, ये गौमूत्र से ही ठीक होगा। अरे हमारे पूर्वज हमेशा से ऐसा करते ही आ रहे हैं और ये कल की लड़की हमें सिखा रही है कि हम डॉक्टर के पास जाएं। गंगा को जबरदस्ती गौमूत्र पिलाया जाता है, पर वो पीते ही उल्टी कर देता है और उसकी आंखें पलट जाती हैं। वो बेहोश हो जाता है। तब सब लोग ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे मैंने कहा था ना, ऐसा मत करें आप लोग। देखा, अब इसकी तबीयत और खराब होगी। अरे गंगा बेहोश हो गया है। आप लोग क्या अब भी अपनी जिद पर रहेंगे? इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलिए, नहीं तो इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। कुछ टाइम बाद सब लोग गंगा को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। गंगा अब हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में था। परिवार के सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। कुछ टाइम बाद डॉक्टर बाहर आता है और गुस्से में कहता है, आप लोग होश में हैं? बच्चे के लंग्स में इन्फेक्शन था और आपने उसे अनफिल्टर्ड लिक्विड पिला दिया। इसमें जो बैक्टीरिया थे उन्होंने इन्फेक्शन और फैला दिया। अगर 10 मिनट और देरी होती तो बच्चा दम तोड़ देता। शुक्र मनाओ अपनी बहू का, जिसने सही वक्त पर एम्बुलेंस बुलाई। तभी शांति जमीन पर बैठ जाती है और जोर से रोना शुरू कर देती है। हे भगवान, मैंने अपने बेटे की जान खतरे में डाल दी। मैंने ये क्या कर दिया? मेरा बेटा इतना बीमार था और मैंने अपनी जिद में आकर उसे गौमूत्र पिला दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और बहू की बात मान लेनी चाहिए थी। डॉक्टर साहब, हमें लगा ये सबसे बड़ी दवा है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे हमारे पूर्वज हमेशा से ऐसा ही करते आ रहे हैं। मुझे लगा ऐसा ही करना चाहिए, पर ये मेरी गलती है। हम सब आगे से ध्यान रखेंगे। पिताजी, धर्म और श्रद्धा अपनी जगह है, पर बीमारी में डॉक्टर और साइंस ही काम आते हैं। हर पुरानी बात सही नहीं होती, इसलिए आज से हम ऐसे मौके पर सबसे पहले हॉस्पिटल ही जाएंगे। देखा ना, आप सबने, मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक थी और आप सभी गलत सोच रहे थे। सबको अकल आ जाती है। फिर पूरे 1 महीने बाद गांव में धूप निकली है। घर में अब एक नया वाटर फिल्टर लगा है। शांति गाय के सामने खड़ी है और उसके हाथ में दूध का ग्लास है। किरण बेटी, ये लो ताज़ा दूध। अब इसमें कुछ नहीं मिला है। तुमने हमारी आंखें खोल दी। अब हम सब भी सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं और अपनी सेहत ठीक रखने के लिए ये दूध पीते हैं। तुम सच में हमारे घर के लिए एक अच्छी बहू बनकर आई हो बेटा। सच में मेरे बेटे की चॉइस बहुत अच्छी है। ये बात हमें थोड़ी देर से समझ आई, पर ठीक है। भाभी, मुझे माफ कर देना, मैंने आपका बहुत मजाक उड़ाया। पर अब मैं भी कंप्यूटर सीखने जाऊंगी और डॉक्टर की बातें मानूंगी। हाँ बेटा, गांव में हॉस्पिटल बनवाने के लिए जमीन मैं दूंगा। किरण बहू उसका नक्शा बनाएगी। अब हमारे गांव में अंधविश्वास नहीं, इलाज चलेगा। एक मॉडर्न बहू ने एक सिंपल से परिवार में आके उन सब की सोच को ठीक कर दिया था। सब लोग अब साथ में बहुत खुश थे। किरण भी अपने ससुराल वालों की बदलती सोच देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। आखिर में सब ठीक हो गया। राहुल और किरण का प्यार भी पूरा हुआ और वो सब एक परिवार बनके हमेशा खुश रहने लगे। अमीर ससुराल की खुले में टॉयलेट करने की गंदी आदत। शाम का वक्त मुंबई के सबसे पॉश एरिया में विशाल सक्सेना का आलीशान व्हाइट बंगलो रोशनियों से चमक रहा है। घर के बाहर महंगी गाड़ियों की लाइन लगी है। ढोल, शहनाई और बैंड बाजा जोरों से बज रहा है। करण शेरवानी में अपनी दुल्हन प्रिया को लेकर मेन गेट पर आता है। प्रिया खूबसूरत लाल लहंगे में नजरें झुकाए खड़ी है।
आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। करण और मैं एक नया सफर शुरू कर रहे हैं। कितना खूबसूरत ससुराल मिला है मुझे, बिल्कुल महल जैसा। मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। आओ प्रिया बेटी आओ, ये तुम्हारा नया घर है। तुम्हारी आने से हमारे सक्सेना खानदान की शान और बढ़ गई है। देखो विशाल जी, हमारी बहू चांद का टुकड़ा लग रही है। हाँ सुषमा, हमारी प्रिया तो लक्ष्मी है। आज से ये हमारे घर की रानी है। इसे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी। अभी ये बातें चल ही रही थीं, तभी पड़ोसी विनोद और उसकी बीवी घर में आते हैं। अरे सुषमा जी मुबारक हो, बहू तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतना बड़ा घर बनवा लिया और अभी तक। तभी विनोद बोलते बोलते रुक जाता है। सब लोग उसे घूर कर देखते हैं। तभी सुषमा विनोद की बात काट कर कहती है, अरे विनोद जी क्या बात है, आप क्या कह रहे हैं? छोड़िए ना, आप आइए बैठिए ना। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखो मेरी नई बहू कितनी प्यारी है। हम तो बस ये कहने आए थे कि आपका घर तो जन्नत से कम नहीं है, पर कभी कभी हाँ वो काम भी करवा लेना सुषमा बहन, वरना बहू को बहुत दिक्कत होगी। तभी प्रिया पड़ोसियों की बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और सुषमा से कहती है, माँ जी, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं ये लोग? उफ, आई एम सो कंफ्यूज्ड। माँ जी बताओ ना, मुझे किस चीज़ से दिक्कत होगी? अरे कुछ नहीं बेटी, वो बस तारीफ कर रहे हैं। चल बेटी अंदर चल, गृह प्रवेश की रस्म अदा करनी है, और वैसे भी यहाँ खड़े खड़े टाइम निकलता जा रहा है। तभी प्रिया अंदर जाती है। अंदर भी घर उतना ही शानदार और साफ दिखता है। प्रिया बहुत खुश होती है और सुषमा से कहती है, माँ जी आपका घर कितना साफ सुथरा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कोई घर इतना परफेक्ट हो सकता है। हाँ बेटी, सफाई का तो हम बहुत ख्याल रखते हैं। हमारा घर हमेशा चमकता रहता है। अगली सुबह प्रिया जल्दी उठ जाती है, फ्रेश और खुश। वो पूरे घर में घूमती है, फिर वो किचन की तरफ जाती है। फिर उसे बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस होती है। वो अपने कमरे का अटैच्ड बाथरूम देखती है, पर वहाँ कोई टॉयलेट सीट नहीं थी, सिर्फ एक नाली थी। ये क्या, मेरे कमरे में तो वेस्टर्न टॉयलेट सीट नहीं है, शायद दूसरे बाथरूम में होगा। प्रिया घर के दूसरे हिस्सों में देखती है। उसको कहीं भी कोई प्रॉपर मॉडर्न टॉयलेट नहीं मिलता। हर बाथरूम में सिर्फ एक नाली और पानी की बाल्टी है। ये कैसा अमीर घर है? इतना बड़ा घर है पर एक भी ढंग का टॉयलेट नहीं है। अब क्या करूं? प्रिया को बहुत जोर से बाथरूम आती है। वो परेशान होकर बाहर आती है। तभी उसे घर के पिछले आंगन से कुछ आवाजें आती हैं। वो डरते डरते वहां जाती है। प्रिया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ससुर विशाल, सास सुषमा और घर के बाकी लोग लाइन से आंगन में बैठे हैं और खुले में पॉटी कर रहे हैं। हर किसी के नीचे एक छोटा सा गड्ढा है और पॉटी की जा रही है। तभी बदबू से प्रिया का सर घूम जाता है। अरे बाप रे, ये क्या देख रही हूं मैं? ये कैसा संस्कार है? इतना बड़ा महल जैसा घर है, लेकिन ये लोग खुले में पॉटी कर रहे हैं। कहाँ फंस गई मैं? मेरे तो होश उड़ गए। अरे प्रिया बेटी, आ गई तुम। देखो हमारे परिवार की पुरानी परंपरा है। खुले में पॉटी करने का जो एहसास है वो बंद कमरों में कहाँ। यहाँ हमारे पूर्वज भी ऐसा ही करते थे। और अब तू आ गई है बेटा, अब से तुम भी ऐसे ही करना। हाँ बेटी, हमने घर में 10 एसी लगवाए हैं, 5 गाड़ियां हैं, पर टॉयलेट एक भी नहीं बनवाया। खुले आसमान के नीचे बैठकर जो ताज़ा एहसास होता है उसका मज़ा ही अलग है। यहाँ हमारा डाइजेशन भी ठीक रहता है। पप्पा जी, ये कोई परंपरा नहीं, ये तो बीमारी को दावत देना है। गांधी जी ने भी कहा था, स्वच्छता ही सेवा है। इतना पैसा है आपके पास, लेकिन थोड़ी सी अकल नहीं। पूरी जगह इतनी गंदी कर दी है आप लोगों ने, और ये बदबू, ओह। भाभी, अब शादी से पहले गांव में नहीं रही हो क्या? ये तो हमारा मॉर्निंग रिचुअल है। हमारे यहाँ तो सब ऐसे ही करते हैं। मॉर्निंग रिचुअल? ये कोई रिचुअल नहीं, ये तो शर्मनाक है। आप लोग शहर के सबसे अमीर लोग हैं और आपका ये हाल है। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? तभी प्रिया को घिन और बदबू से उल्टी आने लगती है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। कुछ टाइम बाद प्रिया अपने रूम में अपने सारे कपड़े एक बड़े से बैग में पैक कर रही थी और इस घर से जाने की तैयारी में थी। प्रिया, क्या हुआ? तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? और तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? करण, तुम्हें पता है तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? तुम्हारे पापा, माँ और भाई खुले में गंद मचा रहे हैं। छी, अब कैसे बताऊं? अच्छा, वो तो हमारी पुरानी आदत है। घर में हम टॉयलेट नहीं बनवाते। माँ कहती हैं
नेचुरल चीजों को नेचुरल तरीके से करना चाहिए। तुम भी एडजस्ट हुई होगी। एडजस्ट? तुम मजाक कर रहे हो। मैं इस गंदी जगह पर एक पल नहीं रुकूंगी। तुम लोग अमीर हो पर तुम्हारी सोच गरीब है। मैं तो वापस जा रही हूँ अपने माँ बाप के पास। प्रिया अपना बैग उठाती है और उसमें कपड़े भरने लगती है। प्रिया रुको, ये क्या कर रही हो? शादी को एक दिन भी नहीं हुआ और तुम वापस जा रही हो। लोग क्या कहेंगे? लोग वही कहेंगे जो सही है। लोग कहेंगे कि सक्सेना परिवार के पास घर तो महल जैसा है पर उनकी सोच गटर जैसी है। मैं तभी वापस आऊंगी जब इस घर में कम से कम 5 मॉडर्न टॉयलेट्स बन जाएंगे। तभी शोर सुनकर सुषमा जल्दी जल्दी रूम में आती है। तभी वो देखती है प्रिया अपना बैग लेकर घर से जा रही है। अरे बेटी, ये क्या कर रही हो? बैग क्यों पैक कर रही हो? दुल्हन पहले ही दिन घर छोड़कर चली गई तो हमारी कितनी बदनामी होगी। माँ जी, बदनामी तो आपकी अभी भी हो रही है। जब पड़ोसी विनोद जी और मीरा जी आपको देखते होंगे तब भी आपकी बदनामी होती होगी। सफाई बहुत जरूरी है और आप लोगों ने तो इसे मजाक बना दिया है। मेरी सेहत खराब हो जाएगी यहाँ रहकर। प्रिया बैग उठाए घर के मेन गेट की तरफ जाती है। करण और सुषमा उसके पीछे जल्दी जल्दी जाते हैं। पड़ोसी विनोद और मीरा छत पर खड़े ये सब देख रहे थे। तभी वो दोनों ये सब देखकर कहते हैं, देखो मीरा, मैंने कहा था ना, ये सक्सेना परिवार बड़े लोग हैं पर उनकी आदत। दुल्हन तो पहले ही दिन भाग गई। अब देखना तुम क्या होता है। हाँ, अब इनकी इज्जत पूरे मोहल्ले में उतर जाएगी। ऐसे अमीर होने का क्या फायदा जब गंदा रहना ही पसंद हो। अरे प्रिया बेटा, रुको, कहाँ जा रही हो? हमारी इस एरिया में बहुत इज्जत है, ऐसे खराब कर रही हो। चलो अंदर। क्यों पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रही हो? पप्पा जी, आपको अपनी इज्जत का ख्याल तब करना चाहिए था जब आप हर सुबह खुले में बैठ जाते थे। अगर आपको सफाई पसंद नहीं तो मैं आपके घर में नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। प्रिया घर से निकल जाती है। करण परेशान होकर उसके पीछे जाने की कोशिश करता है पर सुषमा उसे रोक लेती है। रुक जाओ करण, जाने दो उसे। हम देख लेंगे क्या कर लेगी वो। क्या कर लेगी? हमारी इज्जत का फालूदा कर देगी। पूरा मोहल्ला हंसी उड़ा रहा है। सुषमा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही इस गंदी आदत को बनाए रखा। 2 दिन बाद सक्सेना हाउस में सब उदास और परेशान है। घर में खाना भी ठीक से नहीं बना है क्योंकि प्रिया के बिना कोई खुश नहीं है। घर में अभी भी हल्की बदबू आ रही है। बेटा, कुछ खा लो। कब तक ऐसे भूखे रहोगे? माँ, कैसे कहूँ? जब मैं पिछले आंगन से गुजरा तो मुझे उल्टी आ गई। वो बदबू अभी भी मेरे नाक में है। प्रिया भाभी सही कह रही थी। बस, अब और नहीं। मैंने डिसाइड कर लिया है, आज से इस घर में कोई भी खुले में पॉटी नहीं करेगा और हम सबसे मॉडर्न और साफ सुथरे टॉयलेट्स बनवाएंगे। लेकिन विशाल जी, हमारी परंपरा। सुषमा, परंपरा वो होती है जो सही हो। जो गलती हो उसे बदलना ही असली परंपरा है। मैंने आर्किटेक्ट्स को बुला लिया है, कल से काम शुरू होगा। अगले 2 हफ्ते घर में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। पूरा परिवार मिलकर काम करता है। मॉडर्न कमोड्स, टाइल्स और वॉश बेसिन लगाए जाते हैं। घर में 5 नए टॉयलेट्स बनाए जाते हैं। 1 महीने बाद प्रिया अपने घर में बैठी उदास है। उसके फोन पर करण का वीडियो कॉल आता है। प्रिया, देखो हमारे घर में अब क्या बन गया। करण फोन कैमरा घुमाता है। प्रिया देखती है कि अब सक्सेना हाउस में 5 चमकते हुए मॉडर्न टॉयलेट्स हैं। हर टॉयलेट में फ्रेश सेंट और सबसे अच्छी फिक्सचर्स लगे हैं। करण, ये सच में तुम्हारे घर में बने हैं? माँ जी और पापा जी ने मान लिया? हाँ प्रिया, माँ और पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो दोनों अब खुद टॉयलेट यूज करते हैं और घर को साफ रखते हैं। प्लीज वापस आ जाओ प्रिया, अब तुम्हारा घर बिल्कुल वैसा है जैसा तुम चाहती थी। प्रिया अपनी मम्मी पापा को बताती है और खुशी खुशी सक्सेना हाउस की तरफ चल पड़ती है। कुछ टाइम बाद सक्सेना हाउस के गेट पर प्रिया पहुंचती है। सुषमा, विशाल और करण उसे लेने आते हैं। प्रिया बेटी, हमें माफ कर दो। तुमने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। हमारा घर तो बहुत अमीर था पर हमारी सोच गरीब थी। तुमने हमें असली अमीरी का मतलब समझाया कि सफाई और अच्छी आदत ही सबसे बड़ी दौलत है। हाँ बेटी, अब हमारा घर सच में महल लग रहा है। अब तो हमने गार्डन में भी खाना खाना बंद कर दिया है। अब डिनर टेबल पर खाते हैं। प्रिया मुस्कुराते हुए सुषमा और विशाल के पांव छूती है और उन दोनों से कहती है, माँ जी, पापा जी, माफी की क्या जरूरत है। आप लोगों ने मेरी बात मानी, मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। उसके बाद प्रिया घर में जाती है। पूरा घर चमक रहा होता है। प्रिया घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है।
सब लोग प्रिया के आने पर दिल से खुश हो गए थे। उसके बाद प्रिया अपने परिवार के साथ सुकून से उस घर में रहने लगती है। काली गोरी मोटी पतली अनोखी बहू का ससुराल। घर के बाहर ढोल और शहनाई बज रही है। चारों बेटे अपनी दुल्हनों के साथ खड़े हैं। सुषमा आरती की थाली लिए थोड़ा घबराई हुई खड़ी है। विशाल जी, मेरा दिल धक धक कर रहा है। मैंने कहा था एक एक करके शादी करो, पर ये चारों तो पूरा अजूबा घर ले आए हैं। अरे सुषमा, थोड़ा सब्र रखो। देखो तो सही, हमारे बेटों के चेहरों की खुशी सब एक से बढ़कर एक हैं। एक से बढ़कर एक। विशाल जी, वो देखो करण की पसंद रोली, इतनी मोटी है कि लगता है घर का सारा राशन पहले दिन ही खत्म हो जाएगा। और रोनी की चुटकी, बेचारी इतनी पतली है कि ढोल की आवाज से ही कहीं उड़ न जाए। माँ, आरती तो कीजिए। रोली को भूख लग रही है। रास्ते में इसने 2 बार गाड़ी रुकवा कर नाश्ता किया है, फिर भी कह रही है कि कमजोरी हो रही है। सुषमा माँ जी, वो रास्ते में थोड़ा मोशन सिकनेस हो रही थी ना, तो मैंने सोचा कुछ खा लूंगी तो थोड़ा भारी भारी महसूस होगा। जल्दी अंदर चलिए, मुझे किचन की खुशबू अभी से खींच रही है। अरे हाँ, आजा बहू आजा, अब तो ये तेरा ही घर है, जितना खाना है खा लेना। उसके बाद सब लोग अंदर चले जाते हैं। सारी बहुएं अब लाइन से अपने पतियों के साथ खड़ी थीं और सुषमा उन सबको घूर घूर कर देख रही थी। अरे अमित बेटा, तुमने तो कहा था लड़की नैन नक्श वाली है, ये तो बिल्कुल काली है। लोग कहेंगे सक्सेना परिवार में ग्रहण लग गया है। माँ जी, रंग तो सिर्फ चमड़ी का होता है, मेरा दिमाग बिल्कुल सुपर HD चलता है। मैंने सुना है विशाल पापा के ऑफिस का कोई टैक्स का पुराना मसला चल रहा है। मैंने लैपटॉप निकाल लिया है, मैं अभी सॉल्व करती हूँ। माँ, श्यामा ने लॉ और IT दोनों किया है। इसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। अब आप देखना, ये पापा के ऑफिस के सारे काम संभाल लेगी। और मेरी गोरी को देखिए माँ, बिल्कुल कांच की गुड़िया जैसी गोरी। माँ, आपको गौरी तो पसंद आई ना? हेलो सुषमा माँ जी, प्लीज थोड़ा AC ऑन करवा दीजिए ना, मुझसे गर्मी में बिल्कुल नहीं रहा जाता। माँ जी, क्या आपने मेरे कमरे में कर्टन्स लगवाए हैं? मेरी स्किन को डायरेक्ट लाइट पसंद नहीं है। तभी ये सुनकर चुटकी पतली बहू फौरन से गौरी की तरफ देखती है और उसे कहने लगती है, पर्दे, गौरी दी रुकिए, मैं अभी मिनटों में सारे पुराने पर्दे उतार कर नए लगा देती हूँ। शुक्र है कोई काम मिला, कब से खड़े खड़े में बोर हो गई थी। उसके बाद चुटकी भागती हुई जाती है और तेजी से गौरी के रूम में पहुंच जाती है। वहां जाकर वो जल्दी से पर्दों को चेंज कर देती है और वापस आ जाती है। गौरी दी, कर दिए मैंने आपके रूम के सारे पर्दे चेंज। अब वहाँ आप आराम से लेट जाना। अब और कोई काम है तो मुझे बताओ ना, मुझसे काम करे बिना रहा नहीं जाता। अरे बाप रे विशाल जी, ये लड़की है या तूफान? मेरे तो सर में चक्कर आ रहे हैं। आज का दिन ऐसे ही गुजर जाता है। रात हो जाती है और फिर अगले दिन चारों बहू का असल नाटक शुरू होता है। सुबह सुबह रूली किचन में घुस जाती है, बहुत सारे मूली के पराठे बनाने लगती है। तभी उसे देखकर सुषमा उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे ये क्या हो रहा है, इतने सारे पराठे? रोली बेटा, घर में कोई बारात नहीं आई है। अरे ये तू क्या कर रही है? इतने पराठे तो हमने आज तक नहीं बनाए और तू आते ही काम में लग गई। माँ जी, मैं तो बस ट्रायल कर रही हूँ। मैंने सोचा पापा जी के लिए मूली के, करण के लिए आलू के और आपके लिए पनीर के स्पेशल पराठे बनाऊं। और ये जो साइड में है, ये तो मेरे लिए एक्स्ट्रा है। अरे बाप रे बहू, लगता है ये तो घर का सारा राशन एक दिन में ही खत्म करेगी। सबके लिए पराठे बना रही है ठीक है, पर अपने लिए इतने सारे पराठे? उफ, अरे अपनी सेहत का भी थोड़ा ध्यान रख बहू। अभी ये बातें चल रही थीं, तभी चुटकी जल्दी से वहां पर झाड़ू पोछा लेकर आती है। माँ जी पीछे हटिए, फ्लोर पर आटा गिरा है, मैं अभी चमका देती हूँ। यहाँ आटा गिरा हुआ बहुत गंदा लग रहा है। तभी चुटकी इतनी तेजी से वहां पर पोछा लगाती है कि सुषमा गिरते गिरते बचती है। तभी वो चुटकी से कहती है, अरे क्या कर रही है बहू, अभी मैं गिर जाती। अरे आराम से काम कर, तू हमेशा इतना जल्दी में क्यों रहती है? तभी श्यामा जो सोफे पर बैठी हुई थी, वो रोली से कहती है, माँ जी फिक्र न करें, मैंने फ्लोर टाइल्स की एंटी स्किड कोटिंग का ऑर्डर दे दिया है, अब कोई नहीं गिरेगा। और हाँ रोली, तेल कम इस्तेमाल करो, बजट से बाहर जा रहा है। तभी गौरी जो किचन के पास खड़ी थी वो सुषमा से कहती है, माँ जी प्लीज रोली से कहें कि तड़का ना लगाएं, इसकी स्मेल मेरे बालों में बैठ जाएगी। मैंने अभी एक्सपेंसिव शैम्पू किया है और माँ जी वैसे भी इसके स्मोक से मेरा सर घूम रहा है, प्लीज कहिए ना तड़का ना लगाएं। अपनी चारों बहुओं की बातें सुनकर सुषमा का दिमाग चकरा जाता है। वो अपनी सभी बहुओं को देखती है और उन्हें देखकर सोचने लगती है, अरे बाप रे,
काश मेरे चारों बेटे थोड़ा सोच समझकर शादी कर लेते तो मुझे ये सब नहीं देखना पड़ता। मेरी तो सुनी नहीं और ले आए 4 नमूनी बहुएं। हद ही है। अब मुझे इन सब के साथ एडजस्ट ही करना होगा। कुछ टाइम बाद लिविंग रूम में पड़ोसन विमला और पुष्पा आई हुई हैं। सुषमा उन्हें चाय पिला रही है और वो सब बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। अरे सुषमा, हमने सुना तेरे चारों बेटों ने यूनिक कलेक्शन इकट्ठा किया है। एक बहू तो इतनी भारी है कि लगता है सोफा अभी टूट जाएगा। और वो काली वाली बेचारी को तो अंधेरे में ढूंढना पड़ता होगा। और ये गोरी बहू, इसे तो सिर्फ कांच के शोकेस में सजा कर रखना चाहिए। क्या बताऊं बहनों, बस बेटों की जिद के आगे हार गई और ये अलग अलग टाइप की बहू लेकर आ गई। अब क्या कर सकते हैं? अब मेरे बेटों की ही पसंद ऐसी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? चारों बहुएं पीछे खड़ी ये सब सुन रही होती है। रोली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है। बहनों, रोना नहीं है। इन पड़ोसियों को बताना है कि हम सक्सेना परिवार की कमजोरी नहीं ताकत हैं। अब हम सब मिलकर वो करेंगे कि सबको पता चल जाएगा हम क्या चीज है। कुछ दिन बाद विशाल जी की रिटायरमेंट पार्टी थी। घर में 200 लोग आने वाले थे। तभी अमित भागता हुआ आता है और विशाल से कहता है, पापा माँ, हलवाई का फोन आया है, उनकी पूरी टीम को फूड पॉइजनिंग हो गई है, खाना नहीं आएगा। अरे आप क्या करेंगे? हम घर में 200 मेहमान आने वाले हैं और इतनी जल्दी खाना भी कहीं से नहीं मंगवा सकते क्योंकि पहले से ऑर्डर देना पड़ता है। पापा अब क्या होगा? क्या बेटा, ये क्या कह रहा है? अरे 200 लोग बस आने ही वाले हैं और अगर खाना नहीं आया तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अरे बाप रे, अब क्या होगा? मैंने कहा था ये चारों बहुएं घर के लिए सही नहीं है। आज पूरे शहर में हमारी बेइज्जती होगी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आज हमारी सबके सामने नाक कट जाएगी। तभी श्यामा आगे आती है और सुषमा का हाथ पकड़ती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज आप रोना बंद कीजिए। हम बताएंगे कि हमारी खूबियाँ क्या हैं। आप चिंता छोड़ दो, हम सब मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। चुटकी, तुम्हारे पास 45 मिनट है। घर की डेकोरेशन और टेबल सेटिंग ऐसे करो कि लोग देखते रह जाएं। टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए देर नहीं करनी चाहिए। आप सब बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, घर की सजावट के सारे काम संभाल लूंगी। सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा। बस मैं अभी जाती हूँ और काम शुरू करती हूँ। रोली, 200 लोगों का खाना बनाना है। मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। चलो हम दोनों मिलकर किचन में चलते हैं और खाना बनाते हैं। आज मैं बताती हूँ कि ये मोटी जब किचन में उतरती है तो क्या होता है। सुषमा माँ जी, बस आप देखती जाइए। अब सबके लिए ऐसा खाना बनेगा कि लोग हफ्तों तक उसे याद रखेंगे। और हाँ गौरी, तुम्हारी स्किन की फिक्र छोड़ो और मेहमानों को ऐसे हैंडल करो कि उन्हें पता ना चले कि पीछे क्या हो रहा है। ओके, मैं अपनी ग्लैमर और बातों से सबको उलझा कर रखूंगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि अभी तक खाना नहीं बना है। जब मैं सबको प्यारी प्यारी बातों में उलझाऊंगी तब तक खाना बनकर रेडी भी हो जाएगा। उसके बाद सारी बहुएं अपना अपना काम करने चली जाती हैं। कुछ टाइम बाद सब मेहमान घर पर आ जाते हैं। पूरा घर चमक रहा था और चुटकी ने डेकोरेशन भी कमाल करी थी। सब गेस्ट्स हैरान होकर डेकोरेशन को देख रहे थे। तभी विशाल जी के दोस्त उनसे कहते हैं, अरे वाह भी वाह, क्या डेकोरेशन करवाई है आपने विशाल जी। इतनी अच्छी डेकोरेशन है, देखकर दिल खुश हो गया है। आप एक काम करना, इवेंट के बाद उस डेकोरेशन वाले का नंबर मुझे भी देना। मैं भी उससे अपना घर डेकोर करवाऊंगा इवेंट पर। अरे मुकेश भाई, ये डेकोरेशन किसी और ने नहीं बल्कि मेरी बहू ने खुद अपने हाथों से करा है। अरे बहुत हुनरमंद है मेरी बहू, ये सब कुछ उसने ही संभाला है। अरे वाह, यकीन नहीं हो रहा ये सब कुछ आपकी बहू ने करा है। वाह भी वाह, सच में आप बहुत खुशनसीब हैं विशाल जी, जो आपको इतनी समझदार बहू मिली है। अरे हमारी बहू तो उठकर पानी भी नहीं पीती। विमला और पुष्पा इतनी अच्छी डेकोरेशन देखकर शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि ये सब सुषमा की बहू ने किया था। उसके बाद पार्टी में सबके लिए खाना लग जाता है जो रोली और गौरी ने मिलकर बनाया था। खाना बहुत ही अच्छा बना था, इसलिए पार्टी के सब लोग खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे विशाल जी, खाना तो बहुत टेस्टी बना है। अब ये मत कहना कि ये सब भी आपकी बहू ने बनाया है। एक काम करिए, जिस केटरिंग से ये खाना बनवाया है उसका नंबर मुझे दे दीजिए। अरे कहना तो पड़ेगा ना भाई साहब, सच में सारा खाना मेरी बहुओं ने मिलकर ही बनाया है। इस खाने में उनके हाथ का ही जादू है। कमाल हैं आपकी बहुएं, सच में बहुत टैलेंटेड हैं। ऐसी बहू नसीब वालों को ही मिलती हैं। पार्टी बहुत ज्यादा अच्छी है और खाना वो तो उससे भी ज्यादा बेस्ट। कमाल है, आपकी पार्टी में तो 4 चांद लग गए।
सब लोग मजे से खाना खा लेते हैं। उसके बाद विमला और पुष्पा सुषमा के साथ बैठकर बातें करने लगती हैं। सुषमा की बहुओं के कारनामे सुनकर वो दोनों भी शॉक्ड थीं। तभी वो सुषमा से कहने लगती हैं, अरे बहन, यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बहुएं इतनी टैलेंटेड हैं। सच में हमने तो सोचा था तुम नमूने बहू ले आई हो, पर हमें क्या पता था ये सारी बहुएं तो बहुत काम की हैं। आज इन सब ने मिलकर कमाल कर दिया, वरना जैसा तुमने बताया आज 200 लोगों के सामने तुम्हारी बहुत इंसल्ट हो जाती। बचा लिया तुम्हारी बहुओं ने आज तुम्हें। हाँ दीदी, सच में ऐसी बहुएं मेरे घर में होती ना तो क्या बात थी, पर मेरे नसीब तुम्हारे जैसे नहीं बहन। सच में तुम्हारी चारों बहुएं हीरा हैं, हीरा। अपनी बहुओं की इतनी तारीफ सुनकर सुषमा बहुत खुश हो जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि लोग उसकी बहुओं की इतनी तारीफ करेंगे। उस रात पार्टी तो खत्म हो जाती है, पर सुषमा के दिल में अब अपनी चारों बहुओं के लिए अलग ही प्यार था और उसने उन सबको दिल से एक्सेप्ट भी कर लिया था। ऐसे वो चारों बहुएं और सास आपस में मिल बांट कर रहने लगते हैं।